अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है डियर स्टूडेंट्स? सब ठीक ठाक हैं? आई होप सो कि सब ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा ये लेक्चर है ये है BBA 8 सेमेस्टर के लिए। सब्जेक्ट है बिजनेस पॉलिसी एंड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वीक नंबर 9 एंड 10, दैट इज़ मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेस। अच्छा जी, ह्यूमन रिसोर्स ऑलरेडी आप लोग डिस्कस कर चुके होंगे, काफ़ी डिटेल में आप लोगों ने पढ़ा होगा। और थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पर दोबारा बिजनेस पॉलिसी की सब्जेक्ट में रिपीट कर देता हूँ। HRM क्या चीज़ है? दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, जिसमें हम लोग आपकी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं। अब ह्यूमन रिसोर्स को उसको थोड़ा भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को हम क्यों डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? वो इसलिए कि इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ कम्पिटिटिव एडवांटेज। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि पीपल ओरिएंटेड HR क्रिएट सुपीरियर शेयर होल्डर्स वैल्यू। ठीक है, ये एक सुपीरियर शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएट करते हैं, क्योंकि जितना आपकी ह्यूमन रिसोर्स जो है वो कम्पिटिटिव होगी तो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आपको एक कम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है, जिससे आप क्या करते हैं, आप शेयर होल्डर्स की वैल्यू क्रिएट करते हैं, उनको अट्रैक्ट करते हैं अपने बिजनेस की तरफ। अच्छा, इट इज़ एज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक टूल and achieve competitive success through people by treating employees as partners। ये हमारे पास क्या है, एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक टूल है। स्ट्रेटेजिक टूल मीन्स के हमारे पास एक प्लानिंग का टूल है कि जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, सक्सेस हासिल करते हैं। किस तरह से? बाय ट्रीटिंग द एम्प्लॉयज़ एज पार्टनर्स, के जिसमें हम लोग एम्प्लॉयज़ को ऐसे ट्रीट करते हैं कि जैसे वो हमारे बिज़नेस के पार्टनर होते हैं, मीन्स कि उनको इम्पोर्टेंस देते हैं। तो जितना आप एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, अगर आपका HR डिपार्टमेंट है और वो प्रॉपर ट्रीट कर रहा है आपके एम्प्लॉयज़ को, तो वो क्या करते हैं, वो एज अ पार्टनर फिर आपके बिज़नेस में शामिल होते हैं। और जब वो एज अ पार्टनर शामिल होते हैं तो फिर वो उस ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए ज़्यादा बेहतर काम करते हैं। अच्छा जी, थर्ड पॉइंट इज़ टू इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस एंड हाई परफॉर्मेंस वर्क प्रैक्टिसेस लीड टू बोथ हाई इंडिविजुअल एंड हाई ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। आपकी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस डिपेंड करती है HR के टूल्स पर। जितना आपने HR की प्रैक्टिसेस को ज़्यादा एफिशिएंटली अप्लाई किया होगा तो उतना आपकी ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस एंड इंडिविजुअल मींस के एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस हाई होगी। जितना परफॉर्मेंस हाई होगी तो उतना आप एफिशिएंसी अचीव करेंगे, एंड हाई एफिशिएंसी इज़ इक्वल टू हाई रिटर्न। उतना आपकी जो बिज़नेस है वो ज़्यादा सक्सेसफुल होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास द HRM प्रोसेस। एंड HRM प्रोसेस में हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे पास जो मेजर फंक्शंस होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्टाफिंग है, रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है, कंपनसेशन है, मोटिवेशन है। ये जितने भी फंक्शंस हम देखें तो इनका क्या मकसद होता है कि इंश्योरिंग दैट कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ आर आइडेंटिफाइड एंड सेलेक्टेड। कि HRM प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, वही रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन की बात यहाँ पर हो रही है कि हमने कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ को आइडेंटिफाई करना है और उनको सेलेक्ट करना है। फिर क्या करते हैं, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयज़ विद अप टू डेट नॉलेज एंड स्किल्स टू डू देयर जॉब। और आफ्टर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन फिर हम लोगों ने उन एम्प्लॉयज़ को अप टू डेट नॉलेज भी प्रोवाइड करनी है। और ये नॉलेज कौन प्रोवाइड करता है? HR प्रोवाइड करता है। और उनको उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए जो स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं वो भी HR का फंक्शन है। एंड उसके बाद लास्ट में क्या होता है कि इंश्योरिंग दैट ऑर्गेनाइजेशन रिटेन्स कॉम्पिटेंट एंड हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज़। और फिर ये ऑर्गेनाइजेशन का उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि जो कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको अपने साथ रिटेन करें। रिटेन करना मीन्स कि अपने साथ रखें जॉब पर लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, ताकि वो उनकी ऑर्गेनाइजेशन को सिग्निफिकेंटली इफ़ेक्ट करें। तो ये तीनों पॉइंट्स जो हैं ये बेसिकली HRM का प्रोसेस है। थोड़ा सा इस प्रोसेस को डिटेल में डिस्कस करते हैं ग्राफिकली कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का प्रोसेस हमारे पास शुरू होता है HR प्लानिंग से, दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। एंड प्लानिंग में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट एंड डी रिक्रूटमेंट होती है। रिक्रूटमेंट में ये होता है कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसीज़ हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन को फर्दर एम्प्लॉय की ज़रूरत है तो हम लोग रिक्रूट करते हैं। और अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय ज़्यादा हो गए हैं तो हम लोग डी रिक्रूट करते हैं। ठीक है, अब डी रिक्रूट कर दिया तो मींस कि आपने एम्प्लॉयज़ को बाहर निकाल दिया है, दैट्स इट, बात ख़त्म। लेकिन अगर एम्प्लॉयज़ आपको फर्दर चाहिए, डेफिशिएंसी है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो फिर पूरा एक प्रोसेस चलता है।
और उस प्रोसेस में क्या होता है कि हम लोग रिक्रूटमेंट करते हैं। रिक्रूटमेंट के थ्रू हम लोग इनिशियली एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट करते हैं कि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें। जब एप्लीकेशंस आ जाती हैं आपके पास, आप उसको रिक्रूट कर लेते हैं, तो उसके बाद बारी आती है सिलेक्शन की। उन एप्लीकेशंस में हम लोग सिलेक्शन कर लेते हैं कि कौन से अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी क्वालिफ़िकेशन हाई होती है, जिनका एक्सपीरियंस अच्छा होता है, उनको सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, दैट इज़ आइडेंटिफाई एंड सेलेक्ट द कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़। जब उनकी सिलेक्शन हो जाती है तो फिर नेक्स्ट स्टेज आती है उनकी ओरिएंटेशन की। ओरिएंटेशन मीन्स कि उनको आप गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, उनको बताते हैं कि उन्होंने काम किस तरीके से करना है, ऑर्गेनाइजेशन में उनकी पोस्ट क्या होगी, किस टाइम आना है, किस टाइम जाना है, उनको इंट्रोडक्शन दे देंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन का। फिर ओरिएंटेशन के बाद बात आती है ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग के स्टेप में क्या होता है कि आप उन एम्प्लॉयज़ को जो आपने सेलेक्ट किए होते हैं उनको आप ट्रेन करते हैं कि उन्होंने जो जॉब जिसके लिए आपने उसको हायर किया है वो जॉब उन्होंने किस तरीके से परफॉर्म करनी है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि प्रोवाइड एम्प्लॉयज़ विद अप टू डेट स्किल्स एंड नॉलेज। नेक्स्ट स्टेप में आपने ये करना है कि जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशंस होती हैं, जो लेटेस्ट रिसर्चेस होती हैं, जो लेटेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं मैनेजमेंट की या उनकी जॉब से रिलेटेड, तो आपने उनको वो नॉलेज, वो स्किल्स प्रोवाइड करनी होती हैं ताकि वो अप टू डेट रहें। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। आपने फिर उनकी परफॉर्मेंस को एवेलुएट करना होगा कि इन ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के बाद और अप टू डेट नॉलेज प्रोवाइड करने के बाद वो किस तरह से परफॉर्मेंस दे रहे हैं, क्या वो अपनी जॉब्स को ठीक तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। तो जब आपको पता चल जाएगा कि वो ठीक परफॉर्म कर रहे हैं, तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स। फिर आप उनको कंपनसेट करते हैं, उनको बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स में क्या होता है, उनको सैलरीज, वेजेस हो गए, बोनसेस हो गए, ये तमाम चीज़ें उनको आप प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट स्टेज में फिर क्या होता है कि उनकी करियर डेवलपमेंट होती है। अगर जो एम्प्लॉयज़ अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, कॉम्पिटेंट होते हैं, एफिशिएंट होते हैं, तो फिर हम उनकी करियर डेवलपमेंट करते हैं। करियर डेवलपमेंट में क्या होता है कि आप उनको प्रमोट करते रहते हैं। ठीक है, पहले वो सेल्स असिस्टेंट था, फिर आपने उसको सेल्स ऑफिसर कर दिया, फिर आपने उसको सेल्स मैनेजर कर दिया, फिर उसको एरिया मैनेजर बन गया, फिर वो रीजनल मैनेजर, फिर जोनल मैनेजर, इस तरह उसको आप उसकी करियर डेवलपमेंट कर रहे हैं। एंड लास्ट स्टेज में क्या होता है कि रिटेन द कॉम्पिटेंट एंड हाई परफॉर्मेंस एम्प्लॉयज़। क्या आप जो कॉम्पिटेंट एंड हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको अपने साथ रिटेन करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ताकि वो आपके बिज़नेस का एसेट बन सकें। सो ये तमाम का तमाम हमारे पास है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस। अगर इस प्रोसेस की आपको समझ आ गई है तो ऑलमोस्ट आपको HR प्रैक्टिसेस की समझ आ गई होगी। काफ़ी इजी है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। अच्छा जी, अब HRM को कौन कौन से फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं, तो कुछ हमारे पास एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को, जिसमें फ़र्स्ट वन है एम्प्लॉय लेबर यूनियंस। लेबर यूनियंस के बारे में हमने इससे पहले लेक्चर में बात की थी। तो लेबर यूनियंस क्या काम करती हैं, अगर कि वो आपकी HRM की प्रैक्टिसेस को इफ़ेक्ट करती हैं। ठीक है, किस तरह से कि ऑर्गेनाइजेशंस दैट रिप्रेजेंट्स वर्कर्स एंड सीक टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट थ्रू कलेक्टिव बार्गेनिंग। एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या एग्रीमेंट होता है, क्या कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन फर्म एंड यूनियन इलेक्टेड टू रिप्रेजेंट अ बार्गेनिंग यूनिट ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ द फर्म इन बार्गेनिंग फॉर वेज। कि यानी लेट्स सपोज आपकी ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें आपके पास लेबर्स काम कर रहे हैं, तो उन लेबर्स की यूनियन बन जाती है। जो हमने लेबर यूनियन का, अगर किसी को नहीं पता तो इससे पिछला लेक्चर मेरा लेबर यूनियन एंड एम्प्लॉयज़ पर था, वो आप सुन लें, आपको पूरा लेबर यूनियन की समझ आ जाएगी। तो ये जो लेबर यूनियंस होती हैं ये अपने वेजेस के लिए, अपने वर्किंग आवर्स के लिए, वर्किंग कंडीशंस के लिए मैनेजमेंट के साथ क्या करती है, वो बातचीत करती है। तो ये जो लेबर यूनियन होती हैं तो ये बेसिकली उनकी HR प्रैक्टिसेस को इफ़ेक्ट करती हैं। किस तरह से इफ़ेक्ट करती हैं कि लेट्स सपोज अगर लेबर सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं तो मैनेजमेंट जो है उनको सैलरीज कम कर देती हैं क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। तो वहाँ से फिर लेबर यूनियन स्ट्राइक पे आ जाती है कि जी आपने हमारी सैलरीज क्यों कम की हैं। तो इससे ये क्या हो रही है, आपकी मैनेजमेंट इफ़ेक्ट होती है। तो फर्स्ट थिंग जो कि इफ़ेक्ट कर रही है फैक्टर जो है वो लेबर यूनियन का है। सेकंड है गवर्नमेंट लॉज एंड रेगुलेशंस कि लिमिट मैनेजरियल डिस्क्रिशन इन हायरिंग, प्रोमोटिंग एंड डिस्चार्जिंग एम्प्लॉयज़। तो गवर्नमेंट की जितने भी लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, अपने हायरिंग करनी है, फायरिंग करनी है, प्रमोशन वगैरह हो गई, जितनी भी पॉलिसीज़ हैं तो अपने गवर्नमेंट की फॉलो करनी है। तो अगर अब एक पॉलिसी आपके मैनेजमेंट के साथ यानी उसको अपोज कर रही है तो फिर भी आपने उसको अप्लाई करना होगा। सो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट लॉज एंड रेगुलेशंस भी एक फैक्टर है जो कि आपके HRM प्रैक्टिसेस को इफ़ेक्ट करता है।
अच्छा जी, अब ह्यूमन रिसोर्स की मैनेजिंग में जो एचआर प्लानिंग फर्स्ट स्टेप हम लोगों ने पढ़ा, तो एचआर प्लानिंग क्या है कि द प्रोसेस बाय विच मैनेजर्स ensure that they have the right number and kinds of people in the right places and at the right time who are capable of effectively and efficiently performing their tasks. एचआर प्लानिंग ये बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसमें मैनेजर्स ये कंफर्म करते हैं कि उनके पास राइट नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस अवेलेबल हैं, ताकि वो उनकी जितनी भी जॉब्स एंड ड्यूटीज़ एंड टास्क हैं उनको परफॉर्म कर सकें. एंड हेल्प्स अवॉइड सडन टैलेंट शॉर्टेजेस एंड सरप्लसेस. कि एचआर प्लानिंग में क्या होता है कि मैनेजमेंट क्या करती है कि वो अवॉइड करती है किस चीज़ को, कि किसी किस्म की सडन टैलेंट शॉर्टेज उनकी ऑर्गेनाइजेशन में ना आ जाए या बहुत ज़्यादा भी ना हो जाए, तो राइट नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ उनके पास हों. ठीक है. एंड स्टेप्स इन एचआर प्लानिंग के स्टेप्स क्या हैं कि एक्सेसिंग द करंट ह्यूमन रिसोर्सेज, कि आप सबसे पहले देखते हैं कि करंटली कितना ह्यूमन रिसोर्स आपके पास अवेलेबल है, कितने एम्प्लॉयज़ हैं. एंड सेकंड क्या है कि एक्सेसिंग द फ्यूचर नीड्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, और दूसरी बात ये देखना कि आने वाले टाइम में फ्यूचर में आपको कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी. अच्छा जी, करंट असेसमेंट हम लोग किस तरह से करते हैं कि हम लोग एचआर इन्वेंट्री को देखते हैं. एंड ह्यूमन रिसोर्स इन्वेंट्री हमारे पास क्या होती है कि अ रिव्यू ऑफ द करंट मेकअप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन करंट रिसोर्स स्टेटस, मौजूदा सूरत हाल आपके बिज़नेस की क्या है, और वो मौजूदा सूरत हाल देखने के लिए हम क्या करते हैं, जॉब एनालिसिस करते हैं. जॉब एनालिसिस क्या चीज़ है कि एन असेसमेंट दैट डिफाइंस जॉब एंड द बिहेवियर्स नेसेसरी टू परफॉर्म द जॉब. कि हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास कौन सी जॉब अवेलेबल है और उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं. दिस इज़ जॉब एनालिसिस. एनालिसिस मीन एनालाइज करना, चेक करना. ठीक है ना. तो करंट असेसमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, जॉब एनालिसिस कर लेते हैं. एंड इट रिक्वायर्स कंडक्टिंग इंटरव्यूज़, इंगेजिंग इन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड कलेक्टिंग द सेल्फ रिपोर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड देयर मैनेजर्स. ठीक है. एम्प्लॉयज़ से इंटरव्यूज़ ले लेते हैं, मैनेजर्स से ऑब्जर्वेशंस के थ्रू हम लोग उनसे डाटा कलेक्ट कर लेते हैं और एनालाइज करते हैं कि करंटली हमें कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है. अच्छा जी, फिर इसके लिए हमें असेसमेंट के लिए दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं एचआर प्लानिंग में, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन. आपने अक्सर देखो वो एडवर्टीजमेंट्स आती हैं जिसमें होता है ना कि हमें फ़लाँ मैनेजर चाहिए और उसकी एज इतनी होनी चाहिए, क्वालिफ़िकेशन ये होनी चाहिए. तो ये बेसिकली होती है हमारे पास जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन. जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या होता है कि अ रिटन स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब्स अ जॉब, कि जिसमें आपने डिस्क्राइब किया होता है कि आपकी जॉब की नौयत क्या है. एक एम्प्लॉई अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में आएगा तो उसने क्या ड्यूटीज़ परफॉर्म करने होंगे, उसके टास्क क्या होंगे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी. ये चीज़ें जिस स्टेटमेंट में डिस्क्राइब हुई होती हैं उसको हम कहते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन, जिसमें आप अपनी जॉब को डिस्क्राइब करते हैं. एंड जॉब स्पेसिफिकेशन क्या चीज़ है कि जिसमें हम लोग बेसिकली स्पेसिफाई करते हैं क्या चीज़, द मिनिमम क्वालिफिकेशन दैट अ पर्सन मस्ट पोजेस टू परफॉर्म अ गिवन जॉब सक्सेसफुली. कि एक जो एम्प्लॉई जो अप्लाई करने आएगा, एक एप्लीकेंट, उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगी. अक्सर आपने देखा होगा ना कि इतने साल का एक्सपीरियंस चाहिए और इतने उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसकी एज होनी चाहिए, जेंडर ये होना चाहिए, फला जगह का डोमिसाइल होना चाहिए. तो ये बेसिकली जॉब स्पेसिफिकेशन होती है. अच्छा जी, रिक्रूटमेंट एंड डी रिक्रूटमेंट को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया उस ग्राफ में. तो रिक्रूटमेंट क्या चीज़ है, द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग, आइडेंटिफाइंग एंड अट्रैक्टिंग कैपेबल एप्लीकेंट्स टू एन ऑर्गेनाइजेशन. जब आप इनिशियली नए एप्लीकेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ कि वो आपके जॉब्स के लिए अप्लाई करें, उसको हम रिक्रूटमेंट कहते हैं. डी रिक्रूटमेंट क्या चीज़ है, द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग अ सरप्लस ऑफ एम्प्लॉयज़ इन द वर्क प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. जब आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ ज़्यादा हो जाएँ और काम कम हो, एम्प्लॉयज़ सरप्लस हो जाएँ, तो फिर उन सरप्लस एम्प्लॉयज़ में से कुछ एम्प्लॉयज़ को निकालने को हम क्या कहते हैं, डी रिक्रूटमेंट. अच्छा, ऑनलाइन रिक्रूटिंग क्या चीज़ है, रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ थ्रू द इंटरनेट, ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल रिक्रूटर्स. जब आप ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करते हैं, उनको अट्रैक्ट करते हैं अपने बिजनेस की तरफ कि वो अप्लाई करें, दिस इज़ ऑनलाइन रिक्रूटिंग. अच्छा, ऑनलाइन रिक्रूटिंग के मेजर सोर्सेज ऑफ पोटेंशियल जॉब कैंडिडेट्स कौन से हैं. सबसे पहला सोर्स है हमारे पास इंटरनेट, कि हम इंटरनेट से एप्लीकेंट्स को लें. ठीक है. इसके फिर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं. एडवांटेज क्या है कि
इंटरनेट के थ्रू हम क्या कर एडवांटेज क्या होता है कि रीच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड कैन गेट इमीडिएट फीडबैक, कि हम बहुत सारे एप्लीकेंट्स को एक साथ देख सकते हैं और हमें फीडबैक जो है वो जल्दी से मिल जाता है, उनका रिस्पॉन्स। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि जनरेट्स मैनी अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स, कि इंटरनेट पर काफ़ी सारे ऐसे अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स भी होते हैं कि जो कि आपको अप्लाई कर देते हैं, फिर उसमें से सेलेक्ट करना बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। सेकंड सोर्स है एम्प्लॉय रेफरेंस। एम्प्लॉय रेफरेंस मीन्स कि कोई एक एम्प्लॉय दूसरे बंदे को रेफ़र कर दे कि जी मेरा फलां जानने वाला है, आप इसको हायर कर लें। तो इसका एडवांटेज क्या है कि नॉलेज अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडेड बाय करंट एम्प्लॉय कैन जनरेट स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स बिकॉज अ गुड रेफरल रिफ्लेक्ट्स ऑन द रिकमेंडर। इसमें ये होता है कि जो बंदा आपको कोई और बंदा रेफ़र कर रहा होता है तो वो फिर उसको उस ऑर्गेनाइजेशन की बारे में नॉलेज भी दे देता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये इस चीज़ पर काम कर रही है और आपकी जॉब ये होगी, तो उस बंदे के पास आपकी बिज़नेस का नॉलेज होता है। एंड डिसएडवांटेज क्या होता है कि मे नॉट इंक्रीज द डाइवर्सिटी एंड मिक्स ऑफ एम्प्लॉयज़। डिसएडवांटेज ये होता है कि इसमें फिर आपके पास एक ही यानी डाइवर्सिटी मुख्तलिफ जगहों के लोग नहीं होते हैं, बल्कि बस एक ही शख्स है, उसके दोस्त रिश्तेदार भाई वगैरह सारे आ जाते हैं, तो वो एक ही लाइन के लोग होते हैं, डाइवर्सिटी नहीं होती है। ये आप कंपनी की वेबसाइट पर जो है तो अनदर सोर्स है, उस पर आप एडवर्टीज़मेंट कर दें। एडवांटेज इसका क्या होता है कि वाइड डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी टारगेटेड, वही बात है कि ज़्यादा लोगों को टारगेट कर सकते हैं। एंड डिसएडवांटेज क्या है कि जनरेट डिसक्वालीफाइड कैंडिडेट्स। अच्छा, इस तरह कॉलेज रिक्रूटिंग है कि आप किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में चले जाएं और वहाँ पर जो स्टूडेंट्स फारिग हो रहे होते हैं फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, उनको आप हायर कर लें। एडवांटेज क्या है कि लार्ज सेंट्रलाइज बॉडी ऑफ कैंडिडेट्स, बहुत सारे कैंडिडेट्स आपको मिल सकते हैं। एंड डिसएडवांटेज क्या है कि लिमिटेड टू एंट्री लेवल पोजीशंस, कि उनमें बड़े कम स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि एंट्री लेवल पोजीशंस पर आपके पास आ सकें। प्रोफेशनल रिक्रूटिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कुछ इदारे बने होते हैं जो कि रिक्रूटमेंट का काम करते हैं, आप उनसे ले सकते हैं। तो ये उनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेज सिंपल से हैं, इसको आप ख़ुद से रीड कर लें। अच्छा, डी रिक्रूटमेंट के ये कुछ ऑप्शंस हैं एंड उसकी डिस्क्रिप्शन है। फायरिंग है, तो फायरिंग में क्या होता है कि हम परमानेंटली इनवॉलंटरी टर्मिनेशन, आप किसी भी एम्प्लॉय को बिज़नेस से परमानेंटली निकाल लेते हैं। ले ऑफ क्या चीज़ है कि टेम्प्रेरी इनवॉलंटरी टर्मिनेशन में लास्ट ओनली फॉर फ्यू डेज़ और एक्सटेंड 2 ईयर्स। ले ऑफ में ये होता है कि आप वक्ती तौर पर किसी एम्प्लॉय को कुछ दिनों के लिए या सालों तक के लिए आप उसको निकाल सकते हैं। एट्रिशन में क्या होता है कि नॉट फिलिंग ओपनिंग्स क्रिएटेड बाय वॉलंटरी रेजिग्नेशंस और नॉर्मल रिटायरमेंट्स। एट्रिशन में ये होता है कि अगर किसी ने रेजिग्नेशन दे दी है या कोई रिटायरमेंट हो गई है तो आप उन जो वैकेंसीज़ होती हैं आप उसको फिल ही नहीं करते हैं, ऐसे ही खाली छोड़ देते हैं। ट्रांसफ़र्स में ये होता है कि आप एक एम्प्लॉय को दूसरे किसी ऑर्गेनाइजेशन में या दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। रिड्यूस्ड वर्क वीक्स, आप जो है तो वर्किंग आवर्स को कम कर देते हैं, ठीक है। अर्ली रिटायरमेंट्स, लोगों को बस इंसेंटिव देकर जल्दी से रिटायर कर देते हैं, या जॉब शेयरिंग कर लेते हैं, मींस के एक एम्प्लॉय को 2-3 टास्क दे देते हैं और उनको शेयर कर लेते हैं फुल टाइम पोजीशंस। अच्छा जी, सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। रिक्रूटमेंट की तो बात होगी। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है कि द प्रोसेस ऑफ स्क्रीनिंग जॉब एप्लीकेंट्स टू इंश्योर दैट मोस्ट अप्रोप्रिएट कैंडिडेट्स आर हायर्ड। रिक्रूटमेंट में ये होता है कि हम इनिशियली अट्रैक्ट करते हैं तमाम एप्लीकेंट्स को, फिर उन एप्लीकेंट्स में सही बंदे को, क्वालिफाइड बंदे को जब हम लोग लेते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस है, सिंपल सी चीज़ है, इसको भी आप देख लें। अच्छा जी, सिलेक्शन टूल्स कौन कौन से हैं हमारे पास? एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं, वो एप्लीकेंट्स जो हैं वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, फिर आप उनसे रिटन टेस्ट ले लेते हैं, ठीक है, या परफॉर्मेंस ऑफ साइमल्टेनियस टेस्ट। इसके अलावा आपने देखा होगा ना कि साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें होती हैं, तो आप उन टेस्ट से उनको गुजारते हैं, फिर आप उनके इंटरव्यूज़ ले लेते हैं, फिर उनकी बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशंस कर लेते हैं, मींस की मालूमात कर लेते हैं कि इसकी डिग्री वाकई में ठीक है, जाली तो नहीं है, इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, और इसका डोमिसाइल वगैरह ठीक है, ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं। एंड लास्ट में फिर आप उसकी फ़िज़िकल एग्जामिनेशन कर लेते हैं, जैसे मेडिकल टेस्ट हो गया। तो इन तमाम चीज़ों से गुजरने के बाद जो है आप क्या कर लेते हैं, सिलेक्शन कर लेते हैं। अच्छा, एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं हम लोगों ने डिस्कस कर लिए
कि एप्लीकेशन फॉर्म्स क्या होते हैं, उसकी फिर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस हैं, सिंपल सी चीज़ें आप डिस्कस कर लें। रिटन टेस्ट में क्या होता है, इंटेलिजेंस के, एप्टीट्यूड के, एटीट्यूड के, एबिलिटी और इंटरेस्ट के टेस्ट्स होते हैं, ठीक है। और उन टेस्ट से हम लोग चेक करते हैं कि ये एम्प्लॉइज़ किस तरह उनकी टेक्निकल जो क्वालिफ़िकेशन है, जो स्टडी उन्होंने की है, क्या वो समझते भी हैं कि नहीं है। अच्छा जी, तो ये सारे फिर इंटरव्यूज़ होते हैं, बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशंस, फिज़िकल एग्जामिनेशन, हम लोगों ने सारे कुछ डिस्कस कर लिया है। तो अच्छा जी, फिर एम्प्लॉइज़ नीडेड स्किल्स एंड नॉलेज। तो एम्प्लॉय को सबसे पहले, फिर जब आप उनको सेलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्शन के बाद क्या होती है, उनकी सबसे पहले ओरिएंटेशन होती है। ओरिएंटेशन में क्या होता है कि एजुकेशन दैट इंट्रोड्यूसेस अ न्यू एम्प्लॉय टू हिज और जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। जब वो फर्स्ट टाइम एक एप्लीकेंट, एक एम्प्लॉय आपका फर्स्ट टाइम आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आता है, तब उसको ओरिएंटेशन देते हैं, एजुकेट करते हैं उसको बताते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन है क्या चीज़, क्या काम करती है, किस तरह आपने उसमें टाइम गुजारना है। और उसके बाद फिर आप उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। क्या उसने जो जॉब परफॉर्म करनी है वो उसने किस तरह से करनी है, ठीक है। फिर ट्रेनिंग हमारे पास 2 टाइप्स की है, जनरल है एंड स्पेसिफिक भी है। अच्छा जी, इन दोनों ट्रेनिंग्स में फिर हम लोग डिपेंड करता है कि आपने उसको किस टाइप की ट्रेनिंग देनी है। जनरल में ये होता है कि आप उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जनरली बता देते हैं, जबकि स्पेसिफिक में ये होता है कि आप उसकी जॉब से रिलेटेड उसको बताते हैं। अच्छा जी, फिर ये ट्रेनिंग मेथड्स हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, एंड एक है हमारे पास टेक्नोलॉजी बेस्ड, एक है हमारे पास ट्रेडिशनल बेस्ड। तो ट्रेडिशनल ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है कि जिस जगह पर आप जॉब कर रहे हैं उसी जगह में, उसी सिटिंग में आपको वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। जबकि टेक्नोलॉजी बेस में क्या होता है कि वो आपको सीडीज़ या डीवीडीज़ या वीडियो टेप्स या ऑडियो टेप्स दे देते हैं कि आप घर जाकर सुन लें, ठीक है। जॉब रोटेशन में ये होता है कि आप अपनी जॉब के अलावा साथ साथ में जो उससे रिलेटेड बाकी जॉब्स होती हैं, तो आप कुछ अरसे एक जॉब पर काम करते हैं, फिर उससे रिलेटेड दूसरी पर, फिर तीसरी पर, तो आपको रोटेट करते रहते हैं। एंड ट्रेडिशनल मेथड में मेंटोरिंग एंड कोचिंग होती है, वो आपको कोचिंग एंड बाकायदा क्लासेस लेते हैं, मेंटरिंग प्रोवाइड करते हैं। जबकि टेक्नोलॉजी बेस में होता है कि आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या टेली कॉन्फ्रेंसिंग या सैटेलाइट टीवी पर आपको नॉलेज दे देते हैं। एक्सपेरिमेंटल एक्सरसाइजेज आप पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, आपको एक्सरसाइजेज दे देते हैं, प्रैक्टिकली उसको करें। वर्क बुक्स या मैनुअल्स आपको बुक्स दे देते हैं, मैनुअल्स दे देते हैं, वो पढ़ लेते हैं, या क्लासरूम लेक्चर्स आपके लिए दे देते हैं। एंड टेक्नोलॉजी बेस में ई लर्निंग हो जाती है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट बेस्ड लर्निंग आपकी हो जाती है, जिस तरह भी आपके ऑनलाइन क्लासेस हैं, ठीक है, इसको हम ई क्लासेस भी कहते हैं। अच्छा जी, फिर एम्प्लॉइज़ की परफॉर्मेंस नेक्स्ट स्टेज में, तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है हमारे पास कि जिसमें हम क्या करते हैं, प्रोसेस ऑफ इस्टेब्लिशिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स एंड अप्रेजिंग एम्प्लॉइज़ परफॉर्मेंस, कि जिसमें हम लोग एम्प्लॉइज़ की परफॉर्मेंस को मेज़र करते हैं। कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स में क्या है कि बेनिफिट्स ऑफ फेयर, इफेक्टिव एंड अप्रोप्रिएट कंपनसेशन सिस्टम। एंड कौन कौन सी कंपनसेशन प्रोवाइड करते हैं उनको, जब उनकी परफॉर्मेंस ठीक होती है तो उनको हम सैलरीज, वेजेस दे देते हैं, इंसेंटिव पेमेंट्स दे देते हैं, स्किल बेस पे दे देते हैं, या वेरिएबल पे दे देते हैं। मींस कि अगर एक्स्ट्रा आवर्स में काम कर रहे हैं तो उनको फिर एक्स्ट्रा पेमेंट आप कर देते हैं। अच्छा, फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स। कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स को कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, तो उसमें सबसे पहला फैक्टर क्या है, एम्प्लॉइज टेन्योर एंड परफॉर्मेंस। तो टेन्योर एंड परफॉर्मेंस में क्या है कि हाउ लॉन्ग हैज़ एम्प्लॉय बीन विद द कंपनी एंड हाउ हैज़ ही और शी परफॉर्म्ड, ठीक है। उसने जितना टाइम गुजारा है कंपनी में एक एम्प्लॉय ने, तो उस टेन्योर में उसने किस तरह से परफॉर्म किया है, ठीक है। काइंड ऑफ जॉब परफॉर्मेंस उसने क्या की है कि डज जॉब रिक्वायर हाई लेवल ऑफ स्किल्स, कि उसने कौन से लेवल्स ऑफ स्किल्स उसके रिक्वायर्ड थे और उसने परफॉर्म कैसे की है। काइंड ऑफ बिजनेस मींस कि किस इंडस्ट्री में वो जॉब कर रहा था। यूनियनाइजेशन, ठीक है, कि क्या वो यूनियन का हिस्सा था या नहीं था, उसने यूनियन के साथ किस तरह से बिहेव किया और उसने मैनेजमेंट को किस तरह से फीडबैक दिया। लेबर और कैपिटल इंटेंसिव था, मींस कि इस बिज़नेस लेबर के, क्या जो बिज़नेस है आपको उसमें लेबर से ज़्यादा काम लिया जाता है या उसमें पैसे का इन्वेस्टमेंट उसकी ज़्यादा इन्वॉल्व है, ठीक है। फिर मैनेजमेंट फ़िलासफ़ी उसकी क्या थी, फिर
जिस एरिया में आपने काम किया है, जॉब की है, जियोग्राफिकल लोकेशन क्या थी, एक एम्प्लॉई है, लेट्स सपोज वो बैठा हुआ है इस्लामाबाद में हेड ऑफिस में या पेशावर में हेड ऑफिस में बैठा हुआ है आराम से मज़े से एसी के ऑफिस में, और एक एम्प्लॉई जो है वो रिमोट एरिया में, लेट्स सपोज वो गया हुआ है वज़ीरिस्तान में, वहाँ पर जॉब कर रहे हैं, इसी कंपनी में है लेकिन उसकी एक ब्रांच वज़ीरिस्तान में है। तो वो वज़ीरिस्तान रिमोट एरिया है, वहाँ पर लाजमी बात है कि उसकी जो जियोग्राफिकल लोकेशन है तो वो दूर है, उसने वहाँ पर सख्त वक्त में काम किया है, तो उसकी जो कंपनसेशन है उसको बेनिफिट ज़्यादा मिलना चाहिए एज़ कम्पेयर टू दैट पर्सन जो कि पेशावर में आराम से हेड ऑफिस में इसी को बैठ कर काम कर रहा है। ठीक है, इस तरह कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है कि आप कंपनसेट या बेनिफिट्स तब करते हैं जब कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी हो, आपकी कंपनी का साइज़ बेटर हो। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जो कि आपके कंपनसेशन या आपके एम्प्लॉयज़ की जो रिवॉर्ड्स होते हैं उसको अफेक्ट करते हैं। जितना ये फैक्टर्स बेहतर होंगे तो उतना आपके कंपनी कंपनसेट भी अच्छा करेगी और आपको बेनिफिट्स भी ज़्यादा प्रोवाइड करेगी। अच्छा जी, कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ इन मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। इश्यूज़ कौन कौन से हैं कि मैनेजिंग डाउन साइजिंग मीन्स कि आप अपने बिजनेस को, उसके साइज़ को कम करें, एम्प्लॉयज़ को कम करना। दैट इज़ द प्लान्ड एलिमिनेशन ऑफ जॉब्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कि आपने पहले से प्लानिंग की हो कि आपने जॉब्स को क्या करना है, एलिमिनेट करना है, कम करना है। तो ये एक इशू है बिज़नेस के लिए। क्यों इशू है? क्योंकि कौन से एम्प्लॉय को आपने ड्रॉप करना होगा, कौन से को एलिमिनेट करना होगा। एक को करेंगे तो वो खफा होगा, दूसरे को नहीं करेंगे, तो इस तरह काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। ठीक है, एंड मैनेजिंग वर्क फोर्स डाइवर्सिटी कि आपके पास जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं तो ज़ाहिर बात है एक का ताल्लुक जो है तो किसी एक इलाके से होगा, दूसरे का ताल्लुक दूसरे इलाके से होगा, तीसरे का ताल्लुक किसी और इलाके से होगा। तो ये वो डाइवर्सिफाइड फोर्सेस एम्प्लॉयज़ होते हैं आपके पास, तो वो उनका आपस में एक ही ऑर्गेनाइजेशन में रहना, तो अक्सर लोगों के आपस में झगड़े आ जाते हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो उन इश्यूज़ को मेंटेन करना ये भी एचआर के लिए एक इशू है। अच्छा जी, वर्क लाइफ बैलेंस अनदर इशू है हमारे पास। ठीक है, एंड वर्क लाइफ बैलेंस में क्या है कि एम्प्लॉयज़ हैव पर्सनल लाइव्स एंड दे डोंट लीव बिहाइंड व्हेन दे कम टू वर्क। कि जो एम्प्लॉयज़ आपके साथ काम करते हैं तो वो उनके पर्सनल लाइव्स भी हैं, वो खुद भी एक सोशल ज़िंदगी गुजारते हैं। तो उन्होंने जब वो काम के लिए आते हैं तो वो अपने जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो उनका काम होता है, जो रियल लाइफ से रिलेटेड होता है, उसको छोड़ नहीं सकते हैं। लाजमी बात है कि वो उनकी वर्किंग लाइफ को इफेक्ट करते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ। एंड ऑर्गेनाइजेशंस क्या हैं, दे हैव टू बिकम मोर अट्यून टू देयर एम्प्लॉयज़ बाय ऑफरिंग फैमिली फ्रेंडली बेनिफिट्स। तो ऑर्गेनाइजेशंस ने क्या करना हो कि उनको फ्रेंडली बेनिफिट्स प्रोवाइड करने हों। किस तरह से कि ऑन साइट चाइल्ड केयर के अगर एम्प्लॉयज़ के बच्चे हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशंस में उनको ऑन साइट चाइल्ड केयर की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। ठीक है, उनको समर डे कैंप्स प्रोवाइड करें, गर्मियों की छुट्टियां उनको दें ताकि वो जाकर अपने घर वालों के साथ, फैमिली के साथ जा सकें। फ्लेक्सिबल टाइमिंग होनी चाहिए। ठीक है, अगर छुट्टी के टाइम में उसने एक एम्प्लॉय ने अपने बच्चों को स्कूल से उठाकर घर लेकर जाना है तो उसकी टाइमिंग फ्लेक्सिबल होनी चाहिए कि वो 1 घंटे के लिए जाकर अपने बच्चों को ले जाए, या और प्रॉब्लम उसको इमरजेंसी हो गई, मेडिकल रिक्वायरमेंट हो गई, इंजरी हो गई, तो वो उन चीज़ों को भी साथ साथ में संभाल सकें। जॉब शेयरिंग हो सके मींस कि आज अगर आपका कोई काम है तो आप उस काम को किसी और एम्प्लॉय को दे दें, वो आपकी जगह परफॉर्म कर ले। लीव फॉर पर्सनल मैटर्स, आप ज़ाती कामों के लिए छुट्टी ले सकते हैं। फ्लेक्सिबल जॉब आवर्स होनी चाहिए। अच्छा जी, अनदर इशू कंट्रोलिंग एचआर कॉस्ट। एचआर की काफ़ी सारे अखराजात होते हैं, कॉस्ट होती हैं। क्या होती है कि सबसे पहले तो एम्प्लॉयज़ की हेल्थ केयर, कि आप उनकी हेल्थ केयर पर काफ़ी सारी कंपनी की कॉस्ट लग जाती है। ठीक है, उनके हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए आप उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देते हैं, उसके लिए वेलनेस प्रोग्राम्स होते हैं, उनको आप मेडिकल की फैसिलिटीज़ देते हैं। तो ये आपको कॉस्ट पड़ती हैं जो कि मैनेजमेंट के लिए एक इशू है। एंड एम्प्लॉय पेंशन प्लान्स, जो जब वो रिटायर होते हैं और जो पेंशन्स आप उनको देते हैं तो वो भी कंपनी के लिए एक इशू है, क्योंकि इतने सारे पैसे अरेंज करना और उनको देना, सो दिस इज़ ऑल्सो एन इशू।
अच्छा जी। सो यहाँ तक था आज का लेक्चर। आई होप सो कि आपको इसकी समझ आई होगी। सिंपल सी चीज़ें हैं काफ़ी, मैंने बड़ी सिंपल वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप नोट्स रीड कर लें, ये लेक्चर सुन लें, कहीं पर समझ नहीं आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं बुक भी अपलोड कर दूंगा, तो आप बुक से भी इसको पढ़ सकते हैं। तो आज तक के लिए काफ़ी, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो टिल देन, बाय बाय।